डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट के जो क्वेश्चन आए हैं अभी आजकल जो टेस्ट चल रहे हैं, जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हमें मिले हैं, स्टूडेंट्स ने रिपोर्ट की हैं, वो क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूँ। और क्वेश्चन ज़ाहिर है इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको आइडिया होता है कि टेस्ट में किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, उनका डिफिकल्टी लेवल क्या है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनको सॉल्व करने के जो ट्रिक्स होते हैं वो ज़ाहिर आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। तो जिन लोगों का टेस्ट अभी होना है उन्हें एक आइडिया मिल जाता है। और याद रखें, जो क्वेश्चंस हैं ये स्टूडेंट्स के रिपोर्टेड क्वेश्चंस होते हैं, जो स्टूडेंट्स हमें आगे बता रहे होते हैं कि ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो टेस्ट में पूछे गए। सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। द फंक्शन y इज इक्वल टू x मॉड इज नॉट डिफरेंशिएबल एट। अब ये क्वेश्चन टेस्ट में आया, उसने कहा जी एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन x मोड किस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होता। मैं स्टूडेंट्स को याद करवाता हूँ, समझाता भी हूँ। पहले तो मैं हमेशा आपको ग्राफिकली इसके बारे में बताता हूँ कि आप याद रखें जो x मॉड फंक्शन है, जिसको एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी कहते हैं, याद रखें इसका ग्राफ स्टूडेंट हमेशा एक वी शेप बनता है, यानी इस तरीके से ग्राफ बनता है। वी शेप का मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट पे यानी ओरिजिन पर यहां पर एक कॉर्नर बनता है। ये कॉर्नर आपको नजर आ रहा है, वी शेप है। याद रखें मैथमेटिकली फंक्शंस डिफरेंशिएबल तब होते हैं जब स्मूथ कर्व्स बन रही होती हैं। कहना मैं चाहता हूं कि जहां पर ये कॉर्नर आ जाएगा, जहां पर ये शार्प एजेस आ जाती हैं, इन पॉइंट्स के ऊपर, इन जगहों के ऊपर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होते। आपको नजर आ रहा है कि एक्स मॉड के ऊपर ये जो पॉइंट मैं आपको दिखा रहा हूं इसके ग्राफ के ऊपर, यहां पर एक एज है, एक शार्प कॉर्नर है। तो आपने हमेशा याद रखना है कि एक्स मॉड का ग्राफ जो है वो इस पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं होता, क्योंकि कॉर्नर है, स्मूथ कर्व नहीं। स्मूथ कर्व होना जरूरी है। तो अब आप इसको याद रख लें हमेशा के लिए कि ऑप्शन में आप देखें x इज इक्वल टू 0, इसका आंसर बनेगा चार्ली। यानी एक्स मॉड कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होता x इज इक्वल टू 0 के ऊपर। राइट, यहां कॉर्नर बन रहा है इसका। अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन आप देखें जी कि लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी। अब आप पता है मैं हमेशा आपको समझाता हूं कि जब भी लिमिट का क्वेश्चन आए और आपने सबसे पहला काम ये करना होता है कि इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करनी होती है। x गोज टू इन्फिनिटी आपको नजर आ रहा है, यहां पर इन्फिनिटी पुट करेंगे तो क्या बनेगा, इन्फिनिटी, और यहां इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इन्फिनिटी। ये बन गई इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म, जिसको मैथमेटिकली आप कहते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गई। अब आप इस पर कोई टेक्निक अप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। टेक्निक इसकी ये होती है कि जिन क्वेश्चंस में इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बने और एक फ्रैक्शन फॉर्म वाले क्वेश्चंस हो, जैसे आपको नजर आ रहा है, तो एक टेक्निक जो आपने पढ़ी है वो ये है कि डिनोमिनेटर में से आप उठाते हैं एक्स वाली टर्म्स को जो हाईएस्ट पावर वाली होती हैं। इस वक्त आप सबको नजर आ रहा है कि डिनोमिनेटर में जो x लिखा हुआ है उसके ऊपर यहां पर एक स्क्वायर रूट भी है, यानी डिनोमिनेटर से आप क्या उठाएंगे, x स्क्वायर रूट को उठा लें। आप 4x स्क्वायर रूट को भी ले सकते हैं। 4x स्क्वायर रूट लेंगे तो बनेगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर रूट, वो भी ठीक है। मैंने इसको फिलहाल 2 को यहां इग्नोर करके मैं सिर्फ x स्क्वायर रूट को पिक कर रहा हूं। टेक्निक इसकी ये होती है कि अब आपने इसके ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना है। जब आप इसको डिवाइड करने जाएंगे स्टूडेंट न्यूमरेटर को, तो क्या बनेगा 4 ओवर एक्स स्क्वायर रूट, ये आपका न्यूमरेटर है, माइनस 3x लिखा हुआ है। जब आप इसको एक्स स्क्वायर रूट के ऊपर डिवाइड करेंगे तो एक्चुअली ये क्या बन जाएगा, 3x स्क्वायर रूट, ये फॉर्म बन जाएगा डिवाइडेड बाय। डिनोमिनेटर में जब आप यहां एक्स स्क्वायर रूट पे डिवाइड करेंगे तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्या बनेगा 4, और यहां एक्स स्क्वायर रूट पे डिवाइड करेंगे तो बनेगा बेसिकली डिनोमिनेटर 14 ओवर x, और इस पूरे के ऊपर क्या है, एक स्क्वायर रूट है। और मत भूलें कि लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी यहां पर लिखा हुआ है। अब ये एफर्ट करने के बाद आप देखेंगे क्या आपका कोई प्रॉपर कोई कांस्टेंट या कोई भी आंसर बन रहा है। लेट्स सी। अब आप लिमिट अप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में, यहां इन्फिनिटी पुट करेंगे, समथिंग ओवर इन्फिनिटी क्या बनेगा स्टूडेंट्स, 0। यहां इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ओवरऑल ये सारा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। डिनोमिनेटर में आएंगे, यहां इन्फिनिटी पुट करेंगे, दिस ओवर इन्फिनिटी 0, फ्लो 4 प्लस 0, 4 उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या बनेगा 2। तो टू कट इट शॉर्ट जब आप इस पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। यानी माइनस इन्फिनिटी बाई 2 का मतलब माइनस इन्फिनिटी होगा। लिहाजा ये सारी सिंप्लीफिकेशन करने के बाद भी इन ऑप्शन में से जो आपका आंसर बनेगा वो डेल्टा बनेगा माइनस इन्फिनिटी। हमें कोई कांस्टेंट रियल नंबर इसका आंसर नहीं मिला, लेकिन जो हमारे पास आंसर बना है वो माइनस इन्फिनिटी बन रहा है। क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी से, सिंप्लीफिकेशन करके हम अभी ट्राई जरूर करते हैं, ट्राई करने के बाद ये माइनस इन्फिनिटी बना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द कॉम्प्लेक्स नंबर हुज पोलर फॉर्म इज गिवन बाय। ये कॉम्प्लेक्स नंबर ढूंढना है जिसकी ये पोलर फॉर्म आपको क्वेश्चन में दी हुई है। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। पोलर फॉर्म को आपने खत्म करना है, रिमूव करना है, कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है। cos π/3 का मतलब क्या होता है, cos 60, और cos 60 का मतलब क्या होता है 1/2, इसकी वैल्यू पुट कर दें, प्लस आयोटा sin π/3 sin 60, इसकी वैल्यू पुट करेंगे स्क्वायर रूट 3/2। तो स्टूडेंट यही इसका आंसर बनेगा। ऑप्शंस पे जाते हैं तो ऑप्शन में आप देखें बीटा इसका आंसर बन रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये नस के टेस्ट में बहुत दफा आने वाला क्वेश्चन है, बहुत दफा रिपीट होता रहता है क्वेश्चन। मेरे प्रीवियस लेक्चर में भी आप देखेंगे तो मैं हमेशा इसके बारे में आपको समझा रहा होता हूं। पहली बात ये बताता हूं कि देखें n स्टार्ट्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी और समेशन लगा है। समेशन का मतलब सम करना है, सीरीज बन रही है। अब वो सीरीज एंड कहां पर हो रही है? इन्फिनिटी के ऊपर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इनफाइनाइट सीरीज बनी हुई है। फिर मैं आपको समझाता हूं कि देखें यहां पर कांस्टेंट है और कांस्टेंट की कुछ पावर आपको वेरिएबल n दी हुई है। तो कांस्टेंट की पावर जब n आ रहा होता है तो ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही होती है। और ये जो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है जिसका आपने सम निकालना है, मैं हमेशा आपको बताता हूं कि इसमें कॉमन रेशो जो होती है वो यही कांस्टेंट होता है। ये कांस्टेंट जो आपको नजर आ रहा है -4/7, ये असल में कॉमन रेशो होती है, लिहाजा आपको इसमें एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। अब सम ऑफ इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज आपने फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, जिसका फॉर्मूला आपको याद है कि सम इनफिनिट a फर्स्ट टर्म a1 ओवर 1 - r, वैल्यूज पुट कर दें फॉर्मूले में, आपका आंसर आ जाएगा। a1 फर्स्ट टर्म होती है, फर्स्ट टर्म कैसे निकलेगी? जब आप n को यहां 0 पुट करेंगे तो -4/7 की पावर 0 क्या बनेगी? 1, वो होगी इसकी फर्स्ट टर्म। तो लिहाजा फर्स्ट टर्म की जगह पे 1 आ जाएगा। आर कॉमन रेशियो पहले बता चुका हूं, ये हमेशा यही कांस्टेंट ही होती है। तो -4/7 पुट करेंगे तो क्या बनेगा? +4/7। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास आंसर बनेगा। डिनोमिनेटर में सिंप्लीफाई करेंगे तो बनेगा 11/7, जिसको आप न्यूमरेटर में लेकर आएंगे स्टूडेंट तो क्या बनेगा? 7/11। यही इसका आंसर। आप ऑप्शंस में जाएंगे तो ऑप्शन में चार्ली इसका आंसर बन रहा होगा। लेकिन याद रखें ये क्वेश्चन टेस्ट में बहुत दफा रिपीट होता रहता है इस तरह का क्वेश्चन, और इसके बारे में याद रखें कि ऊपर इन्फिनिटी हो तो यूजुअली ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज बन रहा होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपके पास है लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी और साइन कैपिटल N ओवर n। ये इसी तरह से क्वेश्चन रिपोर्ट हुआ है और क्वेश्चन है ट्रिकी। आप सब लोग देख लें कि अगर ये क्वेश्चन दोबारा आपको टेस्ट में आ जाए तो आपसे मिस्टेक ना करें। मिस्टेक इसमें ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो इसका आंसर 1 कर देंगे, जो कि डेल्टा ऑप्शन में है, जो कि गलत होगा। एक्चुअली आप इसको कंफ्यूज करेंगे। कंफ्यूज आप किसके साथ करेंगे? आप एक रिजल्ट पढ़ चुके हैं मैथमेटिकली कि लिमिट x गोज टू 0 साइन x ओवर x इज इक्वल्स टू 1। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो टेस्ट में यहां पर इस चीज को भूल जाते हैं कि इस केस में लिमिट किसको अप्रोच करेगी? 0 को। जबकि यहां पर जो क्वेश्चन है वहां लिमिट अप्रोच करेगी इन्फिनिटी को। तो इट्स अ बिग चेंज, इट्स अ बिग डिफरेंस, जिसको आपको समझना पड़ेगा। अब आप क्या करेंगे? अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट है जो मैं अक्सर समझाता हूं, वो ये है कि आप में से कई लोग इसको यूं कर रहे हैं कि जब आप इसमें लिमिट पुट करेंगे n की जगह इन्फिनिटी, तो आप कह देंगे साइन इन्फिनिटी इन्फिनिटी, और डिनोमिनेटर में भी क्या कर देंगे? इन्फिनिटी। तो आप इसको इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी कर देंगे। ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। यानी मैं फिर बता दूं आपको कि जो मैंने आपसे कहा कि अगर आप इसको यूं करें कि लिमिट पुट करें और ये साइन इन्फिनिटी कर लें और यहां पर भी आप इन्फिनिटी कर दें और फिर साइन इन्फिनिटी को आप इन्फिनिटी समझ जाएं, तो दिस इज रॉन्ग। मैं इसे गलत कर रहा हूं। गलती कहां पर हो रही है? मैथमेटिकली एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हो रही है, इसको आपको समझाने लगा हूं। इसको आप गौर से समझें। देखें, याद रखें कि जब भी कभी आप इस सिचुएशन को फेस करें कि लिमिट n गोज टू इंफिनिटी और आपके पास साइन n लिखा हो, n इसका एंगल है, तो याद रखें इसका आंसर जो है वो इंफिनिटी नहीं होता। इसी वजह से मैंने यहां साइन इंफिनिटी पे जब लिमिट अप्लाई की, लिमिट अप्लाई करके इंफिनिटी को मैंने क्रॉस किया। तो बात आपने समझनी है कि साइन n हो और n गोज टू इंफिनिटी हो, तो जब आप इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये इंफिनिटी नहीं होगा। अब आप सोचें होगा क्या? कॉन्सेप्चुअली आपने अंडरस्टैंड करना है। देखें, जब n की तरफ आप देखते हैं स्टूडेंट, तो n आपको नजर कहां पर आ रहा है? एंगल में नजर आ रहा है। ये n जो है ये कहां पर? इसके एंगल में है। अब साइन के एंगल में आप कोई भी वैल्यू पुट कर दें तो आप सब जानते हैं कि जो इसका आंसर आएगा वो मैक्सिमम क्या आएगा? 1, और मिनिमम क्या आएगा? -1, और ये बनता है क्लोज इंटरवल, जिसको आप इसकी रेंज भी कहते हैं। तो ये बात आप सबको क्लियर है कि साइन एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है और साइन के एंगल में आप दुनिया का कोई भी वैल्यू पुट कर दें तो आंसर हमेशा जो होगा वो -1 से लेके +1 इनके इक्वल, इनके दरमियान में होगा। आप इससे एग्री करते हैं ना? अब इसी बात को आप पिक कर लें कि यहां पर जब आप करें n गोज टू इन्फिनिटी, यानी कोई भी वैल्यू बनती जा रही, बनती बनती इन्फिनिटी पे जा रही है, वो जो भी वैल्यू आप यहां रखेंगे इसका कोई आंसर आएगा। अब क्या आंसर आएगा ये हमें नहीं पता, हमें वो एग्जैक्ट आंसर का नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि कोई आंसर जो होगा वो -1 और +1 क्लोज इंटरवल के अंदर होगा। यही पॉइंट आप समझ लें तो मैं आपको यह समझाने लगा हूं कि जब आपके पास क्वेश्चन आ गया, सपोज करें लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी साइन x ओवर x, तो स्टूडेंट इसको किस तरह सॉल्व करेंगे? आप इसको यूं सॉल्व करेंगे कि जब आप यहां लिमिट अप्लाई करेंगे
x की जगह पर इन्फिनिटी, तो आप ये कहेंगे कि साइन के एंगल में यहां पर इन्फिनिटी आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि एनी वैल्यू फ्रॉम -1 टू +1, यानी -1 से लेकर +1 तक कोई भी वैल्यू जो है वो यहां पर आएगी, वो वैल्यू क्या होगी ये हमें नहीं पता, राइट। और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स क्या आ रहा है, x की जगह पर आप क्या करेंगे, इन्फिनिटी। क्या समझ आई आपको ये समझ आई कि न्यूमरेटर में हमें एग्जैक्ट वैल्यू का नहीं पता, लेकिन कोई वैल्यू है, लिहाजा अगर कोई वैल्यू है तो एनी वैल्यू डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी का आंसर क्या होता है स्टूडेंट्स, 0 होता है। ये वो की पॉइंट है कि आप याद रखें कि इस क्वेश्चन का आंसर 1 नहीं है, इस क्वेश्चन का आंसर इन्फिनिटी भी नहीं है, बल्कि इस क्वेश्चन का रियल आंसर यहां पर क्या है, 0। आप ऑप्शंस में जाएंगे तो बीटा इसका आंसर बनेगा। अब आपने बड़ा केयरफुली इस क्वेश्चन को देखना है कि जब भी टेस्ट में दोबारा कभी आपको क्वेश्चन नजर आए इसके जैसा किसी भी टेस्ट में और यहां इन्फिनिटी हो, तो कभी भी आपने इसको 1 भी नहीं करना, इन्फिनिटी भी नहीं करना, बल्कि आपने हमेशा ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है कि जब आप एंगल में इन्फिनिटी लेंगे साइन वाले केस में या कॉस वाले केस के अंदर भी जब एंगल में इन्फिनिटी आएगा तो हम उसको इन्फिनिटी नहीं कहते, हम उसे कहते हैं एनी वैल्यू बिटवीन -1 एंड +1 और इक्वल टू -1 और +1, ये क्लोज इंटरवल में वैल्यू आती है और नीचे इन्फिनिटी है तो लिहाजा समथिंग ओवर इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। अब मैं समझता हूं ये भी ट्रिकी क्वेश्चन था और यूजुअली जो क्वेश्चन मुझे रिपोर्ट होते हैं उनमें से जो ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं मैं वही आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा होता हूं, ताकि ट्रिकी क्वेश्चन जो है आपके लिए मुश्किल बनते हैं उनको आप अच्छे तरीके से कर लें। अब यहां पर मैक्सिमम वैल्यू उसने लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ऑप्शन जरूर पढ़ा करें। अब ऑप्शन में कहीं पर 1/e है, -1/e है, -e है, नो मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट, ये भी एक ऑप्शन यहां पर दी हुई है। अच्छा, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कभी भी फंक्शन की निकालें तो पहले हमें क्या चाहिए होता है, क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल या स्टेशनरी पॉइंट आप कैसे निकालते हैं, फंक्शन के डेरिवेटिव लेते हैं, उसको 0 के इक्वल करते हैं। वो काम मैं कर रहा हूं यहां पर। इस फंक्शन का अगर मैं फर्स्ट डेरिवेटिव लूं तो प्रोडक्ट थ्योरम लग जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव और फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। स्टूडेंट इस फर्स्ट डेरिवेटिव को आप किसके इक्वल करते हैं, 0 के। क्यों? क्योंकि आपने क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। अब आप देखिए क्या बनेगा, x और x कैंसिल, तो ln ऑफ x इज इक्वल्स टू -1 आ जाएगा और ln ऑफ x इज इक्वल टू, आप सब जानते हैं कि 1 की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, ln ऑफ e लिख सकता हूं। और फिर आप जानते हैं कि ln ऑफ x इज इक्वल टू, इस माइनस को इसकी पावर बनाएंगे तो e की पावर -1 हो जाएगा। लॉ की प्रॉपर्टी यूज की है, ये कैंसिल हो जाएंगे तो x आ जाएगा 1/e। ये मेरे पास क्या निकला है, क्रिटिकल पॉइंट। यहां तक मैंने सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट निकाला। अब मैं क्या देखता हूं कि इस क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर इस फंक्शन की जो मुझे गिवन है इसकी मैक्सिमम वैल्यू आती है कि मिनिमम वैल्यू आती है, कौन सी आती है, ये मुझे कैसे पता चलेगा। आपको याद है ये डिसीजन कहां से होता है, ये डिसीजन होता है सेकंड डेरिवेटिव से। अब जब आप उसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे यहां से ये चेक करने के लिए कि मैक्सिमम वैल्यू है कि मिनिमम वैल्यू है, ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है 1 + ln ऑफ x। जब आप इसे सेकंड डेरिवेटिव यहां पर लेंगे, इसको फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का डेरिवेटिव 0, ln ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x। ठीक है, ये सेकंड डेरिवेटिव है। अब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अगर ये पॉजिटिव हो तो आपको पता है कि वैल्यू फिर कौन सी होती है, मिनिमम। और अगर इसका आंसर नेगेटिव आए तो वैल्यू फिर क्या आती है, फंक्शन की मैक्सिमम। पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये कैसे पता चलेगा, उसके लिए आप क्या करते होते हैं, आपने जो पॉइंट निकाला है क्रिटिकल पॉइंट, इस क्रिटिकल पॉइंट को आप पुट कर देंगे यहां सेकंड डेरिवेटिव के अंदर। जब आप यहां पर पॉइंट पुट करेंगे x जगह पर 1/e, ये जो आपने निकाला हुआ था, तो आप सब जानते हैं ये बराबर किसके, e और e क्या होता है, पॉजिटिव। ये कांस्टेंट आप सबको पता है, इसकी वैल्यू 2.7 समथिंग होती है। तो कंक्लूड मैंने ये किया कि सेकंड डेरिवेटिव इस क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर क्या आ गया स्टूडेंट्स, पॉजिटिव आ गया। और जब सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है जिस क्रिटिकल पॉइंट पे, तो उस क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू फिर क्या निकलती है, हमेशा मिनिमम निकलती है। और अगर ये नेगेटिव हो तो फिर क्या निकलती, मैक्सिमम। अब आप वापस आए क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन में उसने कहा हुआ था कि मैक्सिमम वैल्यू बताएं, मैक्सिमम वैल्यू बताएं। अब आपको समझ आ गई सारी बात की कि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती। इस फंक्शन की एक ही वैल्यू एग्जिस्ट करी, वो कौन सी करी, मिनिमम। और किस पॉइंट पे एग्जिस्ट करी, पॉइंट है ये क्रिटिकल पॉइंट 1/e। तो बात आपको समझ आ गई कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू है ही नहीं। इसलिए आपको यहां पर एक ऑप्शन भी टेस्ट में उसने दी हुई है कि नो मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट, यानी आपको समझ आनी चाहिए कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। तो याद रखें, जब भी आपने मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो सबसे पहला काम है क्रिटिकल पॉइंट निकालें और क्रिटिकल पॉइंट से फिर आप सेकंड डेरिवेटिव को चेक कर लें।
तो इस तरीके से यू कीप ऑन गोइंग, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास 2 sin इनवर्स 3/5 है। ऐसे क्वेश्चन में अक्सर आपको बताता होता हूं कि इसमें चैलेंज आपको ये कि नस के टेस्ट या किसी भी टेस्ट में आपको जो है कैलकुलेटर इस तरह से अलाउड नहीं है। तो नस के टेस्ट में जब कैलकुलेटर नहीं है तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं हमेशा से ऐसे क्वेश्चन का आपको ट्रिक समझाता हूं जो कि बहुत जल्दी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर। ट्रिक ये होता है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, स्टूडेंट एक राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है और ये रेशियो यूज करें। यहाँ फंक्शन कौन सा, साइन। साइन रेशियो क्या होती है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ये वैल्यू परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज आप इसे 3/5 कर देंगे और बेस निकालेंगे राइट एंगल ट्रायंगल की फिथागोरस थ्योरम के साथ, जो कि यहां पर क्या बन जाएगी 4। तो ट्रायंगल आपने कंप्लीट कर ली। उसके बाद आप क्या करते हैं, आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करते हैं। अब इस क्वेश्चन का जो ट्रिकी पॉइंट है वो ये है कि यहां पर लिखा हुआ है 2, दिस 2 इज इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। इस 2 की वजह से मैं आपसे कहता हूं कि जो आइडेंटिटी आपने यूज करनी है स्टूडेंट, वो करनी sin 2 अल्फा, लेट्स सपोज, ठीक है। आप ये समझ लें कि मैंने एक काम इसमें कर दिया और वो काम मैंने ये किया कि ये जो पार्ट आप देख रहे हैं इस फंक्शन का, यहां से यहां तक मैंने इसका नाम रख दिया अल्फा। अब इसका नाम अल्फा रखें या थीटा रखें, वो आपकी अपनी मर्जी, जो मर्जी नाम रख लें, बट द पॉइंट इज के अल्फा बेसिकली जो आप देख रहे हैं वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है साइन इनवर्स 3/5 को। और 2 मैंने क्यों यूज किया, 2 मैंने यहां से लिया, इस 2 की वजह 2 यूज किया, राइट। अब आप सब जानते हैं कि साइन 2 अल्फा इक्वल किसके होता है, 2 साइन अल्फा और कॉस अल्फा के इक्वल होता है। आइडेंटिटी ओपन कर दें, अब आप वैल्यू पुट कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां पर साइन अल्फा क्या होगा, 3/5 परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। और स्टूडेंट कॉस अल्फा क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज 4/5। सो अल्टीमेटली आपको पता है कि आपने वैल्यू किसकी निकालनी है, आपने वैल्यू निकालनी थी इस पूरे की। इस पूरे की वैल्यू निकालने का मतलब ये हुआ कि ये साइन आपको नजर आ रहा है यहां से, इसको आप इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो क्या बनेगा, साइन इनवर्स। और यहां पर क्या बचेगा, सिर्फ 2 अल्फा बचेगा। और ये क्या बनेगा, साइन इनवर्स ऑफ 2 3 6 इंटू 4 24/25। यानी आपको समझ आती है कि 2 अल्फा की वैल्यू है। और 2 अल्फा कौन है, यहां से देख लें, मैंने इतने पार्ट को अल्फा सपोज किया, 2 है तो 2 अल्फा, तो इसी की वैल्यू निकालनी है आपने, जिसका नाम यहां पर 2 अल्फा है। और वैल्यू निकली साइन इनवर्स 24/25। अब ऑप्शंस में जाएंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि अल्फा इसका आंसर बनना है, ठीक है। ट्रिकी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, मैंने पहले भी करवाए हुए हैं। बस इसमें आपने देखें ट्रायंगल के साथ इसको सॉल्व कर लें और आइडेंटिटी ठीक यूज करनी है, इस 2 से मोटिवेट हो जाएं और इस 2 से मोटिवेट होकर साइन 2 अल्फा यूज कर लें। अगर यहां पर कॉस का फंक्शन होता तो आप फिर यहां पर क्या यूज करते, कॉस 2 अल्फा यूज करते। इस तरीके से आपने आइडेंटिटी को सेट करना होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस बाइनोमियल। इस बाइनोमियल के अंदर कोई टर्म है और उस टर्म में एक्स स्क्वायर है, उसका आपने कोफिशिएंट बताना है, ठीक है जी। ऑप्शन देख लिया करें, वो कहते हैं जी कोफिशिएंट रेट है -60 है, 150 डज नॉट एग्जिस्ट, का मतलब कि ऐसी कोई टर्म ही नहीं है। मैं एक ट्रिक आपको समझाता होता हूं, दोबारा बता रहा हूं यहां पर कि सबसे पहले तो मैं आपसे कहता हूं कि आप ये देखें कि एक्स स्क्वायर जो टर्म है वो इस बाइनोमियल में कौन सी टर्म है। कौन सी का क्या मतलब हुआ, फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, कौन सी टर्म है इसके अंदर जिसमें एक्स स्क्वायर आ जाएगा। वैसे तो यहां पर पावर 3 है, क्यूब है। आप में से कई लोग सोच रहे हैं कि हम क्यूब का फॉर्मूला ओपन कर दें, बिल्कुल ठीक है, आप क्यूब का फॉर्मूला ओपन करके भी देख सकते हैं, आपको समझ आ जाएगी कि एक्स स्क्वायर की टर्म जो उसका कोफिशिएंट क्या है। तो यहां 3 है, क्यूब, अगर पावर बड़ी आ जाए तो ट्रिक काम आ जाएगा। अब ट्रिक क्या चलेगा कि मैं पूछ आपसे ये रहा हूं कि वो कौन सी टर्म होगी जिसमें एक्स स्क्वायर आएगा, मतलब उस टर्म की पोजीशन बताएं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्या बनती है। इसका एक आसान तरीका जो मैं अक्सर समझाता हूं, मैं आपसे कहता हूं आप देखेंगे फर्स्ट टर्म में एक्स की पावर क्या होगी। सबसे पहले आप देखें कि जब आप इसको एक्सपैंड करेंगे तो जो फर्स्ट टर्म आएगी उसमें एक्स की पावर क्या होगी, उसका तरीका मैं समझाता हूं कि देखें एक्स की यहां पर पावर क्या है 1, आपने एक्स की स्टूडेंट इस पावर 1 को मल्टीप्लाई कर दें इंडेक्स के साथ, यानी पावर के साथ। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 3 बन जाएगा। अब मैं आपको ये समझा रहा हूं कि जो आंसर 3 आ रहा है ये असल में क्या होगी, पावर होगी, ये पावर होगी। और ये टर्म कौन सी बनेगी स्टूडेंट्स, ये टर्म बनेगी फर्स्ट टर्म। तो समझा आपको ये रहा हूं कि जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो बाइनोमियल ओपन होगा उस बाइनोमियल की फर्स्ट टर्म में जो पावर होगी एक्स की वो क्या बनेगी 3। ये बात समझ आ गई। अब अगला क्वेश्चन ये आप सोच लेंगे सर सेकंड टर्म जो है, सेकंड टर्म में एक्स की पावर क्या होगी, उसका तरीका समझा रहा हूं। अब उसका तरीका ये होता है कि आपने एक्स की इस पावर को और एक्स की इस पावर को, दोनों पावर्स को सम करें, यानी 1 + 1 सम कर लें तो आंसर क्या आएगा 2। ये जो आंसर आएगा इसको मैं डिफरेंस बोलता हूं, कॉमन डिफरेंस बोलता हूं D2।
अब मैं कहता हूं कि आपने काम करना है कि आपने ये जो आंसर आ रहा है इसको इसमें से माइनस करें तो आपको नेक्स्ट टर्म में एक्स की पावर आ जाएगी। यानी अगर आप 3 में से इस 2 को माइनस करेंगे तो क्या बनेगा 1। अब आपको क्या समझ आ रही, आपको समझ आ रही है कि x की पावर 3 थी किसमें, फर्स्ट टर्म में, x की पावर 1 होगी किसमें, सेकंड टर्म में। अब आपसे कहते हैं थर्ड टर्म में बताएं x की पावर क्या होगी, चलें कर लेते हैं उसको, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। अगर थर्ड टर्म में जाएंगे तो आप क्या करेंगे कि सेकंड टर्म में पावर 1 थी, उसमें फिर किसको माइनस करेंगे, आप इसको माइनस करेंगे, डिफरेंस को माइनस करेंगे। अब जब आप 1 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा -1। तो मैं आपको समझा रहा हूं कि जो इसकी थर्ड टर्म आएगी, थर्ड टर्म एक्स की पावर क्या होगी -1। अच्छा, ये ट्रिक समझा रहा हूं सारा आपको, ट्रिक समझाने के अंदर इस चीज को कहीं हम भूल ना जाएं कि हम जो क्वेश्चन कर रहे थे, वो जो क्वेश्चन था उसमें आप किसको ढूंढ रहे हैं, एक्स पावर 2 वाली टर्म को ढूंढ रहे हैं। तो आप सबने नोट किया कि फर्स्ट टर्म में एक्स की पावर 3 है, तो सेकंड टर्म में एक्स की पावर क्या आ जाएगी 1। तो वो जो हम ढूंढ रहे हैं वो कहां गई, वो तो है ही नहीं। 3 के बाद 1 आ गई, 2 तो गया। इससे आपको क्या समझ में आ रही कि इस क्वेश्चन में, इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में ऐसी कोई टर्म ही नहीं है जिसके अंदर एक्स की पावर क्या हो, 2 हो। क्योंकि आपको बता तो दिया मैंने कि फर्स्ट टर्म में पावर 3 आएगी, सेकंड में 1 आएगी, थर्ड में -1 आ जाएगी, तो 2 तो है ही नहीं है। लिहाजा बात खत्म हो गई, आंसर आपको मिल गया। यहां पर डेल्टा इसका आंसर बनेगा कि ऐसी कोई टर्म एग्जिस्ट नहीं करती, उसको आप डज नॉट एग्जिस्ट बोल रहे हैं। हां, अगर उसने यहां पर कहा होता कि बताएं कि x की पावर -1, सपोज करें, क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं, x की पावर -1 का कोफिशिएंट बताएं, तो फिर आपको समझ आती कि अच्छा x की पावर -1 ये टर्म कौन सी बनती है, थर्ड टर्म। और थर्ड टर्म जब आपको पता चल गई है तो थर्ड टर्म के लिए फिर r की वैल्यू क्या होती है 2, यानी r की वैल्यू टर्म से हमेशा कम होती है। फिर आप इस पे क्या अप्लाई करेंगे स्टूडेंट, जनरल टर्म फार्मूला। जनरल टर्म फार्मूला अप्लाई कर देंगे, जो कभी मैंने अप्लाई नहीं करना इस क्वेश्चन में, लेकिन वैसे ही बता रहा हूं कि फिर आप जनरल टर्म फार्मूला अप्लाई करके उसमें r की जगह पे 2 पुट करके अपना आंसर कैलकुलेट कर लेंगे, अगर वहां पर होता -1 या कुछ और होता, राइट, यू आर गेटिंग इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस वन। मैं हमेशा बताता हूं कि ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, नंबर ऑफ सोल्यूशन, आपने सोल्यूशन नहीं बताना, बल्कि आपने क्या बताना है, नंबर ऑफ सोल्यूशन, कितने सोल्यूशन हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऑप्शन लिखी हुई हैं, और इस इंटरवल के अंदर 0 से लेकर 2 पाई के अंदर। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नस्ट में भी आता है, बाकी यूनिवर्सिटीज में भी आता है क्वेश्चन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब इसका तरीका ये होता है कि आपको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना पड़ता है आप देखें, सबसे पहले देखें यहां सीकेंड एक्स और कॉज एक्स है, तो याद रखें सबसे पहले आप इसको सिंगल फंक्शन बनाएं। सिंगल फंक्शन का मतलब ये हुआ कि सीकेंड भी या कॉज भी है, पूरे को सीकेंड कर दें या पूरे को कॉज कर दें, आसान ही कि पूरे को कॉज कर देते हैं। आप सब जानते हैं कि सीकेंड एक्चुअली बराबर किसके होता है, 1/cos x के बराबर होता है। यही काम मैं कर रहा हूं, इसकी जगह 1/cos कर दूंगा, इसको यहां शिफ्ट करेंगे स्टूडेंट, तो क्या बनेगा, अल्टीमेटली बनेगा 1 = 4cos²x। स्क्वायर कैसे आ गया, इस कॉस को तो शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई को स्क्वायर बनेगा। अब आप यूं लिखें इसको कि cos²x = 1/4, फिर आप स्क्वायर खत्म करेंगे तो cos x बराबर आ जाएगा +-1/2 के। अब आप क्या सोच रहे हैं, अब आप ये देख रहे हैं कि देखिए यहां से cos x बन गया 1/2 और यहां से cos x बन गया -1/2। आप सब जानते हैं cos x 1/2 है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव cos कहां पर होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, जानते हैं इस चीज को आप। और cos x नेगेटिव है, cos x नेगेटिव कहां पर होता है, एक ही होता है सेकंड क्वाड्रेंट में और एक कहां पर होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो बात खत्म हो गई, बात यहां पर खत्म हो गई कि आपने जो आंसर बताने हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन, वो आपने बताने 0 से लेकर 2 पाई तक। आप सब जानते हैं कि 0 से लेकर 2 पाई का मतलब क्या होता है, चारों क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। तो ये जो मेरे पास केस बन गया है, इस केस में 2 आंसर आएंगे यहां पर और 2 आएंगे यहां पर, तो टोटल आंसर मेरे पास कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। वो आंसर क्या है, वो सॉल्यूशंस क्या है, वो मुझे नहीं बताने, हमें काउंटिंग करनी है कितने, तो कितने बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं। अब आप ऑप्शंस में जाएंगे तो बीटा इसका आंसर बन रहा होगा, नहीं 4 सॉल्यूशंस बन रहे होंगे। सॉल्यूशंस नहीं बता रहे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हम एक्चुअली बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स दिस इक्वेशन। मैं हमेशा आपको समझाता हूं कि जब भी इक्वेशन आ जाए तो आप हमेशा एक्स की वैल्यू बताने के लिए क्या किया करें, इसको बैक सॉल्व किया करें, देख लें ऑप्शन में से प्लग इन करें। -1 को अगर आप यहां रखेंगे तो -1 और -2 क्या बनेगा, -3, और यहां -1 करेंगे तो क्या बनेगा 1,
तो क्या ये आपस में इक्वल है? नो। इसका मतलब कि अल्फा तो इसका आंसर नहीं बनेगा। जीरो पुट करके देखते हैं। जब आप जीरो पुट करेंगे इसमें तो जीरो माइनस टू क्या बनेगा? माइनस टू का मॉड, और यहां जीरो पुट करेंगे तो बनेगा टू का मॉड। आप जानते हैं माइनस टू मॉड क्या होता है? प्लस टू होता है। प्लस टू होता है तो सेटिस्फाई कर दिया। किससे सेटिस्फाई किया? जीरो ने सेटिस्फाई किया। तो डेल्टा इसका आंसर बनेगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है आप हमेशा इसको बैक सॉल्व करके देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ए यूनियन बी इज नॉट इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी व्हेन। मैं हमेशा बताता हूं क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये नेक्स्ट में पहले भी आया, सीरीज 2 में भी आया हुआ है और सीरीज 1 में भी आया, और उसको भी मैंने वहां पर भी डिस्कस किया था, दोबारा आ गया, 3 में भी आ गया। आप याद रखें कि ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ये इक्वल कब होते हैं? अब ये एक और क्वेश्चन है। तो मैं हमेशा बताता हूं कि ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल तब होंगे जब सेट ए और सेट बी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो एक तो आप इस बात को याद रखें, तो बहुत सारी चीजें आपकी हल हो जाएंगी कि दो सेट्स का यूनियन इंटरसेक्शन तब इक्वल है दोनों आपस में इक्वल सेट्स हैं। ये अपना ये तौर पे क्वेश्चन है, आपके काम आएगा, यहां पर भी ये काम आएगा। यहां कैसे काम आएगा? अब वो कहते हैं इक्वल नहीं है। ठीक है, इक्वल नहीं है, तो जब ए और बी आपस में इक्वल नहीं होंगे तो फिर ये आपस में इक्वल नहीं होंगे, यूनियन इंटरसेक्शन इक्वल नहीं होंगे। मिसाल के तौर पे अल्फा ऑप्शन में वो आपसे कह रहा है कि बी द सबसेट ऑफ ए। ठीक है जी, बी सबसेट ऑफ ए का मतलब कि बी के सारे एलिमेंट किस में चले गए? ए में चलेगा। अगर मैं वेन डायग्राम बनाऊं तो मैं कहता हूं ये बी है और ये ए है, तो बी के सारे एलिमेंट किस में चले गए? ए में चले गए। अब इस केस में जब आप ए यूनियन बी करेंगे तो आंसर क्या आएगा? इस केस में ए यूनियन बी का जो आंसर है वो ए आएगा, जबकि ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या आएगा? बी आएगा। और ए और बी आपस में इक्वल नहीं है, लिहाजा वो जो बात कर रहा है कि ए यूनियन बी इज नॉट इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, लिहाजा ये बात बिल्कुल ठीक कर रहा है। जब बी सबसेट होगा ए का और ए और बी आपस में इक्वल नहीं होंगे, उस केस में यूनियन और इंटरसेक्शन आपस में इक्वल नहीं होगा। बात अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि आपस डेल्टा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। हमेशा समझाता हूं सारी ऑप्शन पढ़नी है। जब आप बीटा ऑप्शन देखेंगे ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, बिल्कुल ठीक बात है। जब ए और बी डिसजॉइंट सेट है, ये ए सेट पड़ा हुआ है, ये बी सेट पड़ा हुआ है। अब आप देखिए इस केस में दोनों का यूनियन करेंगे। जब आप यूनियन करेंगे तो ए के भी सारे एलिमेंट आ जाएंगे और बी के भी सारे एलिमेंट आ जाएंगे। लेकिन जब इस केस में आप इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा? एम्प्टी सेट आ जाएगा। लिहाजा यूनियन में ए और बी के दोनों के एलिमेंट्स आ गए, इंटरसेक्शन में एम्प्टी आ गया, आपस में इक्वल नहीं है। लिहाजा आपकी ये बात भी ठीक साबित होगी कि जब ए और बी डिसजॉइंट सेट्स होते हैं तो उस केस में भी यूनियन इंटरसेक्शन आपस में बराबर नहीं होते। जब ये दोनों बातें ठीक होगी, ऑल ऑफ दिस दिया, तो अल्टीमेटली आपको ये आंसर बनेगा। लेकिन इसको भी देख लें, ये सबसेट है बी का। भाई जब ए सबसेट है बी का तो मैं यूं कहता हूं ये ए सेट है, ये बी सेट है, ए सबसेट है बी का। अब इस केस में अगर आप यूनियन निकालेंगे तो यूनियन का आंसर क्या आ जाएगा? बी। और जब आप इंटरसेक्शन निकालेंगे तो इंटरसेक्शन का आंसर क्या आ जाएगा? ए। फिर वही बात, ये आपस में इक्वल नहीं है। लिहाजा ऑल ऑफ दीज इसका आंसर बनेगा डेल्टा। आप इस चीज को याद रखें कि इन तमाम केसेस में ये बात ट्रू है कि यूनियन ऑफ टू सेट और इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स आपस में इक्वल नहीं है। इक्वल तब होते हैं जब दोनों सेट्स आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। मैं बात पहले ही बता चुका हूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर आप इसकी इंटीग्रेशन करते हैं एक्चुअली, तो इंटीग्रेशन करने से ये आंसर आएगा, बताएं एफ ऑफ एक्स क्या है। यानी सवाल ये बन गया कि वो कौन सा फंक्शन है जिसको इंटीग्रेट करने से ये आंसर आ रहा है, वो कौन सा फंक्शन है। आप सब जानते हैं कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसीजर्स होते हैं, इनवर्स ऑपरेशन, राइट। अब एक फंक्शन है जिसको इंटीग्रेट करने पे ये आ रहा है, तो इसको डिफरेंशिएट करने पे ये आ जाएगा। तो बात यहां पर खत्म हो रही है कि फिर आप इसको डिफरेंशिएट कर लें। अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे की इनवर्स प्रोसीजर है। अब इसको जब आप डिफरेंशिएट करने जाएंगे स्टूडेंट, दिस इज वेरी इजी। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आ जाएगा, टेंजेंट सेकंड फंक्शन की आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो बनेगा सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई टू। और आप सब जानते हैं कि एंगल का डेरिवेटिव लेना होता है एक्स बाई टू का 1/2। फिर आप क्या करते हैं? आप ये करते हैं कि सेकंड फंक्शन टेंजेंट एक्स बाई टू को वैसे लिख लें, और फर्स्ट फंक्शन जो आपको नजर आ रहा है एक्सपोनेंशियल ई पावर एक्स, उसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या बनेगा? ई पावर एक्स। बस ये आपके पास आंसर आ गया। यानी आपने इसको डिफरेंशिएट करें तो ये आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट करने पे ये आएगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में ज़्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म होगी। आप इन दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे? ई पावर एक्स दोनों में कॉमन कर लें। जब आप ई पावर एक्स कॉमन कर लेंगे तो बनेगा टेंजेंट लेट्स सपोज एक्स बाई टू, यहां से उठा लें और यहां से आप लिख लें सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई टू, और उसके साथ 1/2 आ गया। अब आप ऑप्शन में जाएंगे तो देखें अल्फा इसका आंसर बन रहा है। सो ये कॉन्सेप्ट मैथमेटिकली इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का यहां पर यूज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप पहले तो देखेंगे कि 13 डिग्री है, 47 डिग्री है, तो ये ऐसी वैल्यू है जो विदाउट कैलकुलेटर तो आप कर ही नहीं सकते।
तो कंफ्यूज नहीं आपने होना, इसमें कोई आइडेंटिटी सोचें इसके ऊपर। क्या आइडेंटिटी आपके माइंड में आ रही है? आप सोचें कि कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, कुछ माइंड में आ रहा है? आप पढ़ चुके हैं कि कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, दिस इज इक्वल्स टू कॉज अल्फा प्लस बीटा, दैट्स ऑल। जब आपके माइंड में आइडेंटिटी आ गई तो फिर आपको समझ आती कि अच्छा भाई ये सारा क्वेश्चन जो है ये बन गया कॉज अल्फा 13 डिग्री प्लस बीटा 47 डिग्री, ये इसकी कॉम्पैक्ट फॉर्म बन गई है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बनेगा cos ऑफ 60 एंड cos ऑफ 60 इज इक्वल टू 1/2, 1/2 का मतलब होता है 0.5। ऑप्शंस में देख लें 1/2 0.5 डेल्टा इसका आंसर बन रहा है। तो इस चीज को देखना है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ट्रिग्नोमेट्री की कोई ना कोई आइडेंटिटी इसके पीछे लगी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिमिट का क्वेश्चन आ गया। फिर वही बात कि लिमिट वाले क्वेश्चन में आपने हमेशा सबसे पहला काम क्या करना होता है, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करनी होती है। आप x को यहां 0 पुट करेंगे तो cos 0 1, 1 - 1 0, sin 0 0/0 फॉर्म। ट्रिक आपको याद है ना, ट्रिक हमेशा यही बताता हूं कि जब भी 0/0 फॉर्म बने तो डेरिवेटिव करें, न्यूमरेटर के डिफरेंशिएशन अलग करें, डिनोमिनेटर की अलग कर लें। अब जब आप न्यूमरेटर को यहां डिफरेंशिएट करेंगे तो स्टूडेंट लिमिट x गोज टू 0 और 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस cos x डेरिवेटिव sin x हो जाएगा और डिनोमिनेटर में sin स्क्वायर x का डेरिवेटिव क्या बनेगा 2 sin x और फिर cos x, ये कैंसिल हो जाएंगे। यहां लिमिट अप्लाई करें, cos 0 क्या होता है 1, तो अल्टीमेटली आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 1/2। ऑप्शंस में आएंगे तो आप देखें बीटा इसका आंसर बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत टेस्ट में आते हैं और ट्रिक आप जानते हैं, आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन साइन कॉज इनवर्स 3/5, इससे पहले भी क्वेश्चन आपको ऐसा करवाया। ट्रिक इसका मैंने क्या बताया कि विदाउट कैलकुलेटर करना तो ज़ाहिर है आपके लिए मुश्किल होता है। ट्रिक इसका होता है कि जो फंक्शन यहां पर है इनर ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है उस फंक्शन को देखते हुए आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएं और इस राइट एंगल ट्राइंगल में इसकी रेशियो यूज करें। यहां पर फंक्शन कॉस है, कॉस की रेशियो क्या होती है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये बेस 3 ये हाइपोटेन्यूज 5। परपेंडिकुलर निकालें राइट एंगल ट्राइंगल, फिथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे तो वो क्या बन जाएगा 4। जब ट्राइंगल कंप्लीट हो जाए तो मैं ये कहता होता हूं कि जो आउटर फंक्शन है उसकी रेशियोज के ऊपर अप्लाई कर दें। अब आप देखेंगे यहां पर जो आउटर फंक्शन है वो आपको क्या नजर आ रहा है साइन, तो साइन की रेशियो आप सबको पता है कि साइन की रेशियो क्या होती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। जब आप इसकी रेशियो अप्लाई करेंगे साइन की तो बेसिकली क्या बनेगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज 4/5। ऑप्शन में 40 का आंसर बनता है। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हर टेस्ट में क्वेश्चन आता है और ये आ रहे होते हैं, इससे मुराद इस जैसे क्वेश्चन होते हैं और ट्रिक वही होता है जो हर क्वेश्चन पे अप्लाई हो जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप पास है इंटीग्रेशन आपने करनी है, डेफिनेट इंटीग्रेशन आपने करनी है। तो सिंपल ये कि एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन करेंगे स्टूडेंट एक्स क्यूब बन जाएगा और नीचे 3 आ जाएगा। लिमिट 1 से 4, 1 की इंटीग्रेशन आप सब जानते हैं एक्स होती है, लिमिट 1 से 4 आप लिमिट्स अप्लाई कर दें। 4 पुट करेंगे बनेगा 64, फिर आप यहां 1 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, प्लस यहां पर करेंगे 4 - 1 आ जाएगा। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करने बन जाएगा 63/3 और ये बन जाएगा 3। 63 को 3 पे डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट्स तो ये बन जाएगा 21, 21 प्लस 3 करेंगे तो बनेगा 24। लिहाजा ऑप्शन पे आएंगे तो आप देखें अल्फा इसका आंसर बनेगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेट करें उस पर लिमिट्स पुट कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट रेंज ऑफ दिस फंक्शन, साइन का फंक्शन है। अब अगर आपका साइन एक्स लिखा हुआ है तो साइन एक्स की रेंज आप सबको पता है वो क्या होती है -1 से +1। लेकिन जब आपके पास साइन 2x आ जाए तो इंटरेस्टिंग बात है कि साइन 2x की रेंज भी क्या होगी -1 से लेके +1। अब आप सोच रहे हैं कि x और 2x में कोई फर्क नहीं पड़ा, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। यानी यहां पर एंगल में x लिखा हुआ है या एंगल में 2x लिखा हुआ है या एंगल में 200x लिखा हुआ है, इससे नहीं कोई फर्क पड़ना। रेंज आपकी -1 से +1 क्लोज इंटरवल है। फिर आप सोचे फर्क पड़ेगा कब, तो याद रखें फर्क तब पड़ता है साइन और कॉस के केस के अंदर कि जब यहां पर कोई कॉफिशिएंट आ जाए। ये कॉफिशिएंट रेंज को इंपैक्ट करता है, रेंज को चेंज करता है। अब कैसे इंपैक्ट करता है उसका ट्रिक मैं हमेशा आपको समझाता हूं, दोबारा आप देख लें। ट्रिक इसका ये होता है कि जब आपने -2 sin 2x की रेंज निकालनी है स्टूडेंट्स तो आपने इस 2 को पिक करना है, +2, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव। इसको 2 को पिक करें और इसको मल्टीप्लाई कर दें स्टैंडर्ड रेंज के साथ। आप साइन की स्टैंडर्ड रेंज क्या -1 से लेके +1, जब आप इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बनेंगे स्टूडेंट्स -2 से लेके +2, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, बोलते ये करते हैं कि -2 से मल्टीप्लाई कर दें। जब आप -2 से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा +2, बनेगा -2, वो मीनिंगलेस बात है मैथमेटिकली। इंटरवल में पहले लोअर लिमिट आएगी फिर अपर लिमिट आएगी, तो +2 से आपने मल्टीप्लाई करना। ऑप्शन में जाएंगे तो अगर आप ये ऑप्शन करेंगे गलत बनेगा, 40 का आंसर बनेगा। ये ट्रिक जो है रेंज निकालने का साइन में भी यूज करते हैं, कॉज में भी यूज करते हैं,
सेकंड में भी यूज करते हैं, कुछ सेकंड में भी यूज करते हैं। ट्रिक समझ में आपको क्या आया कि जो यहां कांस्टेंट है फंक्शन से पहले, उसको पॉजिटिव करके मल्टीप्लाई करेंगे फंक्शन की जो स्टैंडर्ड रेंज होती है, स्टैंडर्ड रेंज से उसको मल्टीप्लाई करना, ठीक है, जो रेंज आपके पास निकल आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, इफ द टू वेक्टर दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर। आप जानते हैं वेक्टर परपेंडिकुलर हो स्टूडेंट तो डॉट प्रोडक्ट फिर क्या होती है, उसकी जीरो होती है, राइट। आप ये डॉट कर लें क्योंकि आप नेक्स्ट निकालें, आई की डॉट आई के साथ करेंगे, आप पास यहां पर आई है तो बनेगा 2x प्लस जे की डॉट जे के साथ करेंगे तो यहां पर जे कंपोनेंट जो है वो आपके पास है 2, तो ये भी क्या बन जाएगा स्टूडेंट 2x। उसके बाद के कंपोनेंट की इससे के कंपोनेंट से करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू 0। ओवरऑल 5x इज इक्वल टू 0, दैट मींस x निकालना है उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। अब आप ऑप्शंस में जाएंगे तो फिर अल्फा इसका आंसर बन रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से लिमिट की बात हो गई है और लिमिट वाले केस में अगर आप इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 0/0 फॉर्म। ट्रिक आप जानते हैं डेरिवेटिव का, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करेंगे sin x का डेरिवेटिव cos x, डिनोमिनेटर में टेंजेंट x है उसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, secant स्क्वायर x। मत भूलने कि लिमिट आपने इसके साथ लिखनी है। लिमिट अप्लाई करें cos 0 1, secant 0 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में जाएंगे तो डेल्टा इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में यू हैव अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसकी 7th टर्म आपको दी हुई 40, सेकंड टर्म दी 20, आपने 100 टर्म निकाली। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं हमेशा करवाता हूँ, रिपीट होता रहता है। प्रॉब्लम ये है कि आपने जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा है उसमें दो बातें इंपॉर्टेंट है, एक फर्स्ट टर्म और एक कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? अब कॉमन डिफरेंस निकालने का ट्रिक मैं आपको हमेशा सिखाता हूं, दोबारा रिवाइज करवाता हूं। वो ये है कि आपके पास एक 7th टर्म है, एक सेकंड टर्म है, दोनों नॉन कंसेक्यूटिव टर्म है। कंसेक्यूटिव तो है नहीं। अगर कंसेक्यूटिव टर्म हो तो अगली टर्म में से पिछली को माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस निकल आता है। अब यहां पर चैलेंज ये है कि कंसेक्यूटिव टर्म नहीं, तो ट्रिक उसका ये होता है कि मैं कहता हूं आप इस टर्म की पोजीशन में से इसकी पोजीशन को माइनस करें, मतलब 7 में से 2 को माइनस करें, जो भी आंसर आएगा उसको डी मल्टीप्लाई कर दें और फिर इसकी वैल्यू में से इसकी वैल्यू को माइनस कर दें, यानी 40 में से 20 को माइनस कर दें। बस ये जो इक्वेशन बनेगी आपके माइंड में बनेगी, ये कॉमन डिफरेंस आपको निकाल देगी। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज निकल आती है, यहां से बनेगा 5d इज इक्वल टू 20 और d इज इक्वल टू 4। एक मसला खत्म हो। दूसरी बात है कि आपने निकालना इसमें क्या है, 100th टर्म निकालनी है। अच्छा, 100 टर्म के लिए आप में से कई स्टूडेंट्स के ज़हन में आ रहा है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फॉर्मूला है a1 प्लस 99d। बिल्कुल ठीक फॉर्मूला है, बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर यहां पर क्रॉस लगा रहा हूं। इस वक्त मैं फॉर्मूला यूज नहीं करता। मैं कैसे करता हूं, मैं इसको यूं करूंगा कि मुझे 100 टर्म निकालनी, मैं बेसिक डेफिनेशन यूज करूंगा। अच्छा, ये क्यों नहीं यूज करें? ये इसलिए यूज नहीं कर रहा हूं कि अगर मैं ये यूज करूंगा मुझे फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी पड़ेगी, मतलब मुझे एक और काम करना पड़ेगा, एक और एफर्ट करनी पड़ेगी फर्स्ट टर्म भी निकालने, तो हम इससे बच रहे हैं। अब बचते कैसे हैं? आप देखिए 100 टर्म मुझे फाइंड आउट करनी, मुझे फाइंड आउट कौन सी करनी, 7th, गिवन मेरे पास कौन सी 7th टर्म। तो आप एक काम करें, आप बेसिक डेफिनेशन को यूज करें। अगर 7th टर्म में आप प्लस कर लें 93 टाइम्स कॉमन डिफरेंस, तो क्या 100 टर्म नहीं आ जाएगी? आपने सोचना कैसे, आपने सोचना इस तरह कि आपने फाइंड आउट 100 टर्म करनी है, गिवन कौन सी 7th, तो 100 टर्म और 7 में कितना फर्क आ रहा है, 93 का। भाई जितना फर्क है उतने कॉमन डिफरेंस ऐड कर लें, दैट्स ऑल। अब ये क्या बनेगा, 7th टर्म स्टूडेंट्स मेरे पास है 40 और d हमने अभी कैलकुलेट किया था 4, इसको सिंप्लीफाई कर लें। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 12 और 3 72, इसमें 40 प्लस कर लेंगे तो बेसिकली बन जाएगा 412। अब आप ऑप्शंस के ऊपर जाएंगे तो आप देखेंगे डेल्टा इसका आंसर बनेगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रिक बता दी कॉमन डिफरेंस निकालने का और ट्रिक बता दिए आपने 100 टर्म कैसे निकालनी है। दोनों बातों को याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में फैक्टोरियल आ गया, फैक्टोरियल के बेसिक डेफिनेशन यूज करें। अब आप सबको पता है कि 199 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ये लिखा है 200 फैक्टोरियल। इसको आप ओपन करें, आप इसको लिखेंगे 200 इंटू 1 माइनस करते हैं, 1 माइनस करेंगे तो क्या बनेगा 199 फैक्टोरियल। आप इसको यूं ओपन कर सकते हैं। अब इससे एडवांटेज आपको क्या होगा कि दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और 1/200 ये बन जाएगा स्टूडेंट्स का आंसर। ऑप्शन में आप देखेंगे तो चार्ली इसका आंसर बन जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इफ स्लोप ऑफ वन लाइन इज -1 एंड स्लोप ऑफ अनदर लाइन इज +1, तो फिर आपने क्या बताना है, एंगल बिटवीन द लाइंस। आपको पता है कि दो लाइंस की स्लोप्स का प्रोडक्ट अगर -1 हो तो फिर लाइंस क्या होती हैं, परपेंडिकुलर, और लाइंस परपेंडिकुलर हो तो उनके दरमियान एंगल अगर थीटा रख लें तो वो कितना बनेगा, ऑब्वियसली 90 डिग्री। आपने नोट किया इस क्वेश्चन में एक लाइन की स्लोप +1 है कि -1 का प्रोडक्ट -1 आ रहा है, लिहाजा लाइंस फिर क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी और उनके दरमियान एंगल फिर क्या बनेगा, 90 डिग्री ऑब्वियसली बनेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बताना है।
अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो टेस्ट में क्वेश्चन आया वो ये आएगा आई डॉट जे क्रॉस जे। याद रखें, अगर कोई भी दो वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में आइडेंटिकल हो जाए, सेम हो जाएं, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का आंसर हमेशा क्या होता है? जीरो। यहां पर ये दोनों क्या है? आइडेंटिकल हैं। आप इसको यूं भी सोच सकते हैं कि जे की क्रॉस जे के साथ करेंगे तो क्या आएगा? नल वेक्टर आएगा। और आई की डॉट नल वेक्टर के साथ करेंगे तो आंसर क्या बनेगा? नल बनेगा। ठीक है जी, जीरो बनेगा। सो उस तरह भी आप सोच सकते हैं। तो आंसर इसका बनेगा चार्ली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर। अच्छा, इस क्वेश्चन में देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा इफ द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड विद द एजेस ए वेक्टर आपको दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है और सी वेक्टर दिया हुआ है, और ये वॉल्यूम किसके इक्वल आ रहा है? 10 के इक्वल आ रहा है, राइट। अब आप रिकॉल करें, जो वेक्टर आपको दिए हों और वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड की बात की जाए तो आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। वो क्या होता है? उसका फॉर्मूला आप लिख लें, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड, वो आपने पढ़ा हुआ है, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 और C3 डिटर्मिनेंट। अच्छा, ये क्या है? ये असल में जो डिटर्मिनेंट आप देख रहे हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है बेसिकली, और इसमें जो आप देख रहे हैं A1 B1 C1 ये फर्स्ट वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज हैं। यानी क्या बनेगा? 1 अल्फा और यहां से क्या बनेगा? 3। दूसरे वेक्टर में आप देखेंगे 2 और फिर 1 और फिर 3, और थर्ड वेक्टर से आप डायरेक्शन रेशियो उठाएंगे तो ये बनेगा 1 और जे यहां पर 0। ध्यान से करें इसको, 1 0 और के का कोएफिशिएंट है 1। अच्छा, ये पूरा वॉल्यूम किसके इक्वल दिया हुआ है आपको? 10 के। ये क्वेश्चन में मत मिस करें, यहां पर 10 लिखा हुआ है। अब आपने क्या करना है? अब आप इस डिटरमिनेंट को ओपन करें, यहां से 10 की इक्वल कर लें, यहां से आपके पास अल्फा की वैल्यू निकल आएगी। सो ऑप्शंस पे आ जाते हैं। ऑप्शन में आपके पास जो 12 इसका आंसर बनेगा। डिटरमिनेंट 3/3 को ओपन करके 10 के आपने इक्वल करना है। तो स्टूडेंट, ये वो सारे क्वेश्चन थे जो अभी तक हमें रिपोर्ट हुए हमारे स्टूडेंट से जो अभी नस का सीरीज 3 का टेस्ट दे चुके हुए हैं। जो उनको टेस्ट में क्वेश्चन आए उन्होंने रिपोर्ट किए, उसमें जो ट्रिकी क्वेश्चन थे ज़्यादातर वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए ताकि आपको पता चल सके कैसा क्वेश्चन है, कैसा डिफिकल्टी लेवल है। सो अगली डिस्कशन लेक्चर के अंदर फर्दर क्वेश्चन जो हमें मिलेंगे वो भी हम डिस्कस करके आपके लिए लेकर आएंगे। तो मैं हमेशा आपसे कहता हूं चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जितनी इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर्स आ रहे हैं, ओरिजिनल क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा और आप इससे फ़ायदा उठाते रहेंगे। सो विश यू गुड लक।